नमस्कार सभी को, मैं हेमंत बसवाल। आज मैं जिस बुक का रिव्यू करने जा रहा हूँ उस बुक का नाम है आधुनिक भारत 1885 से लेकर 1947। इस बुक के लेखक सुमित सरकार हैं। सुमित सरकार एक जाने माने इतिहासकार हैं जिन्होंने आधुनिक भारत पर सबाल्टर्न जो विचारधारा है उसके आधार पर इतिहास लेखन करने का प्रयास किया है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक हो जाती है जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं और अलग अलग विचारधाराओं के तौर पर भी, और दूसरा कहें कि नेशनल मूवमेंट पर जब हम क्षेत्रीय आंदोलन की बात करते हैं तो उसमें भी ये बुक काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। ये बुक मुख्य तौर पर राजकमल प्रकाशन ने प्रकाशित की है और हालांकि ये अंग्रेजी से हिंदी में इसका अनुवाद किया गया है। पहली बार इसको अंग्रेजी में लिखा गया था और इसका पहला संस्करण हिंदी का 1993 है और यह पुस्तक 2015 की प्रकाशित की हुई है। और इसका अंग्रेजी अनुवाद करीब करीब माने तो 1982 के आसपास कभी इसका पहली बार प्रकाशन इंग्लिश में किया गया था। और इस बुक के अंदर हमें जो खास बात देखने के लिए मिलती है वो इन्होंने पहले आमुख में बताया हुआ है कि इतिहास को नीचे से देखने की संभावना को खोजा गया है। तो ये सबाल्टर्न हिस्टोरियन है तो ये इस तरह की बात करते हैं, जो कि विपिन चंद्र जैसे कि नायकों के बारे में या फिर कहें कि मुख्य व्यक्तित्वों के बारे में आंदोलन को लेकर बात करते हैं कि किस प्रकार से गांधी के आने से नेशनल मूवमेंट बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा और किस प्रकार से पर्टिकुलर टाइम पे जो व्यक्तित्व थे उन्होंने आंदोलन को आगे बढ़ाया। लेकिन उसी जगह पर ये आम लोगों पर केंद्रित होकर इतिहास को दर्शाने की कोशिश करते हैं, किस प्रकार से आम लोगों के समूहों ने आंदोलनों को आगे बढ़ाया और किस प्रकार आम लोगों की शक्ति से हमें स्वतंत्रता प्राप्त होती है। तो अब इसकी विषय सूची की अगर हम बात करें तो विषय सूची इस पर आम जो इतिहास की पुस्तकें होती है आधुनिक भारत की, वहाँ उस तरह से स्टार्ट नहीं होती है। इसकी विषय सूची परिवर्तन एवं और निरंतरता, पुराने और नए दृष्टिकोण, इस टॉपिक से शुरुआत होती है। क्योंकि जो 1857 की क्रांति के बाद जो राजनीतिक और आर्थिक और एक तरह से कहें कि सामाजिक बदलाव जो आते हैं, प्रशासनिक बदलाव जो आते हैं, उसके बारे में सबसे पहले बात की जाती है। विषय प्रवेश के नाम से यह अध्याय है। और उसके बाद देख सकते हैं कि 1885 से इस बुक की शुरुआत होती है। तो उससे पहले का अगर हमें विवरण चाहिए तो उसके लिए हमें शेखर बंदोपाध्याय या फिर विपिन चंद्र जैसी बुक को हमें देखना पड़ता है। इस वजह से ही शायद ये बुक अब ज़्यादा प्रचलन में नहीं रही है, अब लोगों के पास ये ज़्यादातर देखने के लिए नहीं मिलती है। लेकिन ग्रेजुएशन के टाइम पे हमें जब नेशनल मूवमेंट हम पढ़ते थे तो उसके लिए मुख्यतः इस बुक को हमें रेफ़र किया जाता था और ये बुक हमारे लिए मस्ट रीड बुक्स में से होती थी, जिसको एक तरह से बंगाल विभाजन वगैरह और जो काफ़ी सारे टॉपिक्स थे जैसे समाज सुधार, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अलग साइड एक तरह से देखने को मिलता है हमें चीज़ों का। तो इसके लिए मुख्य तौर पर हमें बंगाल का जो स्वदेशी विभाजन था, स्वदेशी आंदोलन है, उसके बारे में उसको पढ़ने के लिए ये बुक हमें रेफ़र की गई थी। अब इसकी जो शुरुआत है, दूसरा अध्याय है, वहाँ से हम एक तरह से शुरुआत देखते हैं कि ये राजनीतिक एवं आर्थिक संरचना 1885 से 1905 तक की। तो ये जितने भी अध्याय हैं उनको ये टाइम पीरियड में बांटने की कोशिश करते हैं, जो कि हमारे लिए इतिहास को समझना और इस बुक को समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाते हैं। दूसरी विशेषता यह कि ये हर टॉपिक को सब टॉपिक में बांटते हैं और उस सब टॉपिक के अंदर भी उसको सब टॉपिक में बांटते हैं। अब ये पहला चैप्टर हो गया और उसके अंदर इन्होंने साम्राज्यवादी संरचना और नीतियाँ दूसरा सब टॉपिक डाला और उस सब टॉपिक के अंदर भी इन्होंने छोटे छोटे और सब टॉपिक डाले और बाद में जाके एक और सब टॉपिक स्टार्ट होता है। तो ये किसी भी बुक को पढ़ने के लिए थोड़ा सा आसान कर देता है पाठक को, क्योंकि पाठक डर जाता है अगर एक टॉपिक स्टार्ट होता है और काफ़ी देर तक चलता जा रहा है तो ये थोड़ी सी साइकोलॉजिकल एक तरह से प्रेशर उसके ऊपर हो जाता है कि ये कब खत्म होगा। वो प्रेशर हमें इस बुक के अंदर बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिलता है, क्योंकि एक टॉपिक स्टार्ट होता है और वो जल्दी ख़त्म हो जाता है। अब शेखर बंदोपाध्याय की जो हमने बुक देखी थी उसमें 3-3 पेज तक भी हमें देखने के लिए नहीं मिलता था। लेकिन इसी वजह से शायद शेखर बंदोपाध्याय की जो बुक है उसका कारण है कि ये बुक पढ़ने के बाद भी हमें दूसरी बुक रेफ़र करनी पड़ती है और दूसरी बुक देखनी पड़ती है जो 1885 से पहले का जो भारतीय इतिहास है उसको जानने के लिए। लेकिन शेखर बंदोपाध्याय के अंदर हमें सारी चीज़ें एक जगह पर व्यवस्थित और विश्लेषणात्मक तरीके से हमें देखने के लिए मिल जाती हैं। वहीं पर ये जो बुक है इसमें जो नेशनल मूवमेंट है उसका बहुत अच्छे से विवरण देखने को मिलता है और क्षेत्रीय आंदोलन और
कहें कि ज़्यादातर फैक्ट यहाँ से छूटते नहीं है। इस वजह से फैक्चुअल रूप में भी नेशनल मूवमेंट के जो फैक्ट वगैरह हैं वो भी यहाँ से बहुत कम हमें छूटते हुए दिखाई देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट्स को, ज़्यादा से ज़्यादा घटनाओं को इसके अंदर कवर किया गया है और सारे आंदोलन लगभग इसके अंदर कवर हो जाते हैं। तो मुख्यतः ये आंदोलनों के, क्षेत्रीय आंदोलनों के बारे में ही ये बुक लिखी गई है। और दूसरी इसकी विशेषता बताऊं तो ये बुक जो यूपीएससी मेंस में जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट है हिस्ट्री, उनके लिए महत्वपूर्ण है, और दूसरा यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो नेशनल मूवमेंट का इस बुक को पढ़ने के बाद मेरे हिसाब से कोई क्वेश्चन छूटता नहीं है। और दूसरा, जो रिसर्च स्कॉलर हैं जिनको नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड या फिर आधुनिक भारत का जिनका रिसर्च टॉपिक है, तो उसके लिए ये बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके लास्ट में अगर हम चलें तो ये बहुत ईमानदारी के साथ अपने स्रोतों के बारे में, हालांकि सब बताते हैं स्रोतों के बारे में, लेकिन इस प्रकार का विवरण हमें रेयर ही देखने के लिए मिलता है कि किस प्रकार से बताते हैं कि वायसराय और भारत सचिवों के अधिकांश निजी कागजात माइक्रोफिल्मों में के रूप में NAI और NMML के पास हैं, किंतु गवर्नरों और निम्न श्रेणी के सरकारी अधिकारियों के कागजात के लिए शोधकर्ताओं को अब भी IOL लंदन या कैम्ब्रिज साउथ एशियन स्टडी सेंटर का सहारा लेना पड़ता है। तो हालांकि जब भी कोई स्कॉलर लास्ट में सोर्स का अपने रेफ़र करता है तो वो डायरेक्ट उस पर्टिकुलर सोर्स का नाम लिख देता है और उस चैप्टर का बता देता है कि फलाना टॉपिक से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे उसके साथ साथ में विवरण भी थोड़ा सा देने का प्रयास करते हैं कि अगर कोई शोधकर्ता उस स्रोत पर जाने की कोशिश करेगा, उसको खोजने की कोशिश करेगा, तो उसे किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो मुख्य तौर पर यह एक स्कॉलरली बुक है, स्कॉलर्स के लिए लिखी गई है, लेकिन इसकी भाषा, अगर इसकी भाषा की बात करें तो इसकी भाषा बहुत आसान है। इसके अंदर खामखा हिंदी के कठिन शब्दों का प्रयोग करने का कोशिश नहीं किया गया है, क्योंकि ये ट्रांसलेटेड है। और ट्रांसलेटेड बुक में एक ये कमी हमें देखने को मिलती है कि वो उसके अंदर कठिन शब्दों का प्रयोग कर लिया जाता है अनुवादक के द्वारा। लेकिन इसके अंदर हमें अगर कहीं कठिन शब्द आते हैं तो अगर वो प्रचलित अंग्रेजी के अगर वो शब्द हैं तो उनको एज इट इज़ उसी तरह से इंग्लिश में ही, मतलब हिंदी के अंदर अंग्रेजी के शब्दों को लिख दिया गया है। तो उस तरह से इसको ज़्यादा क्लिष्ट बनाने की कोशिश नहीं की गई है। तो ये बुक की एक और ये विशेषता है कि यह गे है, आसानी से इसका रिवीजन भी किया जा सकता है, क्योंकि इसको छोटे छोटे सब टॉपिक्स में डिवाइड किया हुआ है। और ये बुक एक तरह से बहुत इंटरेस्टिंग भी है कि ये कहानी की तरह से चलती है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको स्कॉलर्स के व्यूज़ अलग तरह से देने की कोशिश नहीं की गई, क्योंकि वहाँ पे पढ़ते पढ़ते भी हम उलझ जाते हैं, किसने क्या क्या, किसने क्या क्या, किसने क्या क्या, और टॉपिक हमारा छूट ही जाता है। तो उस तरह का भी प्रयास इसके अंदर नहीं किया गया है। इसके अंदर जो जहाँ पर ज़रूरत पड़ी है वहाँ पर स्कॉलर्स के इसके अंदर नाम और उनके व्यूज़ दिए गए हैं, और थोड़ा सा डिबेट के रूप में इसको चलाने की कोशिश की गई है, लेकिन वो हमें पता नहीं लगता है पढ़ते पढ़ते। एक कहानी की तरह हम इसको बुक को पढ़ते हुए चले जाते हैं, ठीक है। और दूसरी एक मैं इसकी अगर कमी बताऊं तो कमी यही है हिंदी माध्यम में कि इसको राजकमल ने बहुत अच्छी बाइंडिंग के साथ, राजकमल की मैंने ज़्यादातर बुक जो देखी है उसमें है थोड़ी सी बाइंडिंग की प्रॉब्लम है। ये देखिए बाइंडिंग इसकी बस अच्छी नहीं है, बाकी हालांकि ये फटेगी तो नहीं, लेकिन इसकी प्रिंटिंग वगैरह काफ़ी अच्छी है। तो आधुनिक भारत के इतिहास के लिए जो नेशनल मूवमेंट टॉपिक है उसके लिए हमें ये बुक, इससे अच्छी बुक शायद हमें देखने को नहीं मिलेगी। और क्योंकि इतिहासकार द्वारा एक तो ये लिखी गई है, तो इसका आप गाइड वगैरह से भी कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम स्कॉलरली बुक्स या फिर टेक्स्ट बुक के टर्म में इसको देखें तो टेक्स्ट बुक के तौर पर ये आधुनिक भारत के नेशनल मूवमेंट के टॉपिक के लिए काफ़ी बेहतर बुक है, काफ़ी क्या बहुत ज़्यादा बेहतर बुक है। और शेखर बंदोपाध्याय की बुक आने से पहले सबसे ज़्यादा यही प्रचलन में थी। शेखर बंदोपाध्याय की जब से बुक आई है तब से ये थोड़ा सा साइड हो गई है, क्योंकि सबको एक जगह पे ही सारे टॉपिक मिल जाते हैं। लेकिन इसके अंदर जो विवरण है वो हमें शेखर बंदोपाध्याय से ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं, और शेखर बंदोपाध्याय से आसान भाषा में इसको लिखा गया है। शेखर बंदोपाध्याय के पढ़ने के अलग कारण है, उसमें अलग तरह का विश्लेषण है थोड़ा सा, और इसमें एक तरह से सबाल्टर्न जो विचारधारा है उसके तौर पर इसको लिखा गया है। तो लास्ट में आप यही है कि ये यूपीएससी ऑप्शनल में जो इनका इतिहास ऑप्शनल है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और दूसरा कि जो नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, और दूसरा जो जनरल रीडर हैं वो भी इस बुक को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इस बुक की जो भाषा है वो बहुत कठिन नहीं है, और ये इतिहास को पढ़ने के लिए, आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ने के लिए काफ़ी आसान और गेय पुस्तक है। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।
और एक बात कहूँगा कि आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स के रिव्यू बना सकूँ, जो जितनी भी बुक्स मैंने पढ़ी हैं या फिर मैं अभी पढ़ने वाला हूँ। ज़्यादातर अभी तो वही बुक्स निकल के आ रही हैं जो मैंने पढ़ी हुई हैं। तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो बेल आइकन है उसको क्लिक कीजिए। थैंक यू।